Welcome back, guys. I welcome you again in MHCT series offered by Catch 25 Science Academy. Myself Tushar Monkar, I welcome you in a new chapter of Physics Laws of Motion. Very important topic, as you already know. 50 में से 10 क्वेश्चन 11th के सिलेबस के ऊपर आते हैं. उसमें से 2 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के आने का चांस बहुत ज़्यादा है. द रीज़न इज दैट कि जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, अगर आपने उसको बोर्ड्स में भी देखा होगा तो बहुत लेंदी है. उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं. अगर यही चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी के बुक से कवर करने को जाए तो वो 2 चैप्टर्स पे डिवाइड किया है. तो सोचो एनसीईआरटी के अगर 2 चैप्टर को कंबाइन करके इन्होंने बोर्ड्स में एक चैप्टर दिया है तो उसका वेटेज कितना होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम. तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है. सो ये हमारे लिए हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसीलिए इस चैप्टर के हम लोग थोड़े ज्यादा वीडियो बनाएंगे. पहला पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन बाबा को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं न्यूटन के बारे में. न्यूटन ने कौन से लॉ दिए थे? पहला लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless external unbalanced force acts on that particular object. तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं. जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं. सिंपल सा फंडा. इसी लॉ की मदद से इनर्शिया का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ. बराबर ना? इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन इट्स ओन. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बोलोगे मेरे तरफ आ जा तो थोड़ी आएगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. समझ गए? तो ये एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, थियोरेटिकल एमसीक्यूज के लिए. न्यूटन का सेकंड लॉ किसी को पूछा जाए तो वो बोलते हैं F इक्वल्स टू ma. बहुत रॉन्ग आंसर है ये. एक्चुअली F इक्वल्स टू ma स्टेटमेंट से डिराइव हुआ इक्वेशन है. एक्चुअल इक्वेशन क्या है? एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट अपॉन टाइम. चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp. इसीलिए क्या होता है? F इक्वल्स टू dp बाय dt. एंड रही बात थर्ड लॉ की, तो वो तो सबको पता है. सर हमको आता है थर्ड लॉ, हमें बताने की जरूरत नहीं. आई नो. लेट्स कंटिन्यू विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो पहली बात तो अपने पास डेटा कौन सा है? मास गिवन है 5 kg. आई हैव रिटन इट. नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन इज गिवन एज दैट इज x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 2t माइनस 10 लाइक दिस. What is the force acting on it at the end of 5 seconds? So you have to calculate F equals to question mark after the time of 5 सेकेंड. तो आपको 5 सेकेंड टाइम के बाद निकालना है. पहली बात तो जो भी फाइनल फॉर्मूला होता है ना उसके बारे में सोचो. फाइनल फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू ma. तो मैंने सोचा उसके बारे में. बराबर. फिर अभी m का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है. अभी रही बात एक्सेलरेशन की, तो अननोन चीज है, अभी उसके बारे में सोचोगे. एक्सेलरेशन होता है dv by dt, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट उसके लिए हमें वेलोसिटी का मालूम होना जरूरी है. तो फिर दिमाग में क्लिक होता है कि अरे अपने पास तो x है, एंड सिंस x वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा. सो v विल बी dx अपॉन dt. आपका x का वैल्यू क्या है? इट इज t क्यूब माइनस 2t माइनस 10. चलो सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 का वैल्यू 0. आंसर कितना आया? 3t स्क्वायर माइनस 2. अभी एक्सेलरेशन इसका डेरिवेटिव होता है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो इट विल बी 6t माइनस 0. नाउ दे हैव प्रोवाइडेड अस टाइम, है ना? तो 6 into 5 लिखूंगा. 6 5 30. सो दिस इज योर एक्सेलरेशन माय डियर फ्रेंड्स. ये एक्सेलरेशन हुआ. क्या करना है? इस एक्सेलरेशन को ऊपर पुट कर दो. तो आपका f का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका f का वैल्यू हो जाएगा 5 into 30 which is 150 न्यूटन. एंड दैट इज आवर ऑप्शन A. वी आर डन विद इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट. तो एक बॉडी है, लेट्स से उसका मास है 2 kg, ये रेस्ट पे है. There are two forces 6 Newton and 8 Newton acting on the body at right angle to each other. तो समझो 6 न्यूटन लग रहा है towards right and 8 Newton is actually perpendicular to it. Right angle मतलब perpendicular 90 डिग्री पे है. तो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन बना दिए मैंने. Do we actually have to make them in this direction only? Not at all. You can make them in any direction possible. Like 6 लेफ्ट में बनाओ, 8 ऊपर नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली राइट एंगल चाहिए. अभी मुझे क्या पूछा है? What is the velocity? So that means v निकालो. आफ्टर क्या पूछा है? टाइम, दैट इज 3 सेकेंड. फिर मेरे दिमाग में कुछ तो चमकता है, मेरे दिमाग में क्लिक होता है, अरे
velocity, time, तो कैन आई यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन? आई विल थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट. क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है? नहीं. तो मैं ऐसा इक्वेशन चूज करूंगा काइनेमेटिक्स का जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है. एंड दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना. तो मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो v विल बिकम 0 प्लस a इंटू टी. तो v विल बी इक्वल्स टू 80 ना. तो a अननोन है, टाइम लिखा 3. तो अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. पर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? क्योंकि मेरे पास दो फोर्सेस है. मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास होता है, बिकॉज F इक्वल्स टू ma. बट प्रॉब्लम, आई हैव टू फोर्सेस, आई डोंट हैव वन फोर्स. अरे तो भाई रिजल्टेंट निकालो ना. स्केलर वेक्टर्स, मैथमेटिकल मेथड ऐसे ही नहीं सिखाया. उसके कंसेप्ट, इवन दो दैट चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा. रिजल्टेंट ऐसा होगा. कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? सिंस दीज आर 90 डिग्री टू ईच अदर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एंड वी ऑलरेडी नो इट इज 10. बहुत फेमस ट्रायंगल है ना 6-8 वाला. तो 6-8 हो गया, या आंसर 10 आ गया. तो दैट मीन्स आपका नेट फोर्स 10 हो गया. तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन हुआ फोर्स अपॉन मास. तो 10/2 माने 5. डन. तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी विल बी a into 3, that will be 5 into 3, that will be 5 3 15. So 15 is the correct answer. Let's move on with the next question. A cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second. एक बॉल है. अच्छा आज मैच चल रहा है. ओ, तो आज मैच चल रहा है और अपना टॉपिक क्रिकेट बॉल का चल रहा है. देखो, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम. सो m विल बी हाउ मच? 150 ग्राम. और यू कुड राइट इट इन kg as 150 into 10 raised to minus 3 kg. Sir, why are you not writing it as 0.15? Because if you write it as 0.15, it is going to make your problem a little bit complex. कैलकुलेशन किसको पसंद है? मतलब होता है कुछ लोगों को, बट पॉइंट वाला कैलकुलेशन किसको पसंद है? किसी को भी नहीं. दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट पॉइंट इनटू पावर्स. तो मैंने डायरेक्टली पावर्स में लिखा. तो 150 into 10 raised to minus 3 हो गया. इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. सो लेट्स से उसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है. ये बैट को हिट करता है एंड बॉल टर्न बैक करता है. देखो, सो दैट इट इज हिट बाय द बैट एंड इट इज टर्न बैक. मतलब जाते वक्त वो एक डायरेक्शन में आ रहा था ऐसे, और आते वक्त वो दूसरे डायरेक्शन में बैट से फटके खा के वो रिटर्न आ रहा है ना. तो v1 राइट में है, v2 लेफ्ट में है. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फोर्स. अच्छा v2 भी दिया है. अच्छा हाँ, मैं भूल गया, मैं लिखता हूं. तो v2 कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या पूछा है? फोर्स ऑफ ब्लो एक्ट्स फॉर 0.01 सेकेंड ऑन द वॉल. तो आपको टाइम कितना दिया है? 0.01 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज फोर्स? फोर्स निकालना है. अभी अगर आपको न्यूटन का लॉ याद आ गया तो सारी चीजें क्लिक हो जाएगी. फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स होता है dp by dt. अभी भाई तो dp कैसे निकालेगा? चेंज इन मोमेंटम है ना. तो दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. बाद में पुट कर लेंगे. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सो दैट विल बी, बट वैसे दोनों भी मोमेंटम कोई भी कंसिडर करो. आप mv2 ले लो, mv1 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन, एक चीज याद रखनी है कि दोनों अपोजिट है. तो जब ये दोनों अपोजिट होंगे, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, mv2 माइनस m माइनस v1, क्योंकि v1 v2 के अपोजिट है. वो आंसर पॉजिटिव आने के लिए मैंने थोड़ा जुगाड़ कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव हो रहा है ना. देखो, इसका आंसर निगेटिव आता है. अगर आप रियल लाइफ में इसको सॉल्व करोगे ना, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने v1 को पॉजिटिव लिया और v2 को निगेटिव लिया, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, दैट विल बी माइनस mv2 माइनस mv1. तो ये निगेटिव आ जाएगा. बट ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है पता है? कि बॉल ने मोमेंटम लूज किया. बराबर ना, बॉल ने मोमेंटम लूज किया. तो मोमेंटम गेन किसने किया? बैट ने गेन किया. बराबर ना. तो बैट का फोर्स निकालना है तो आपको डेफिनेटली ये जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा. तो मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव ले लिया ना. मैंने ये सब सोचने की जरूरत है क्या मुझे? बिल्कुल नहीं. जितना तुम कम सोचोगे उतना बेटर पड़ेगा. मतलब अननेसेसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना है. नेसेसरी, या डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना. तो नेसेसरी चीजों के बारे में सोचना ही है, बट एक्स्ट्रा चीजें सोचोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया उसमें और टाइम वेस्ट करोगे, 3-4 बार वेरीफाई करोगे. ओके,
सो f इतना तो टाइम नहीं होता, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप m कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन 10⁻²। क्या बोला था पॉइंट में, किसी को पसंद नहीं, जुगाड़ करने हैं, तो m का वैल्यू लिखा मैंने, दैट इज 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻² है, v2 प्लस v1 दैट इज 20 प्लस 12। रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन, आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, 10⁻² ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1500। एक मिनट, +2 10⁻⁻1 15 हो जाएगा फिर ये। सो f विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू, पावर एडजस्ट किया मैंने, 20 प्लस 12 दैट विल बी 32। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। 32 10 तो 320 होता है, और उसमें 5 ऐड करोगे, और 32 5 टाइम्स तो 380 भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने क्या किया, 32 10 देखा, 32 10 तो मतलब डेफिनेटली 320 से ऊपर आएगा, तो ये चला गया, ये चला गया। अभी 380 और 480 ऑप्शन है, आप 32 को सिर्फ 3 बार भी लोगे ना तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 480। और आपके पास बेटर मेथड है सॉल्विंग का, तो सॉल्व करो ना रे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट, a taxi without any passengers moving on a frictionless horizontal road with a velocity u can be stopped in a distance d। तो अपने पास एक टैक्सी है और टैक्सी पैसेंजर नहीं है, टैक्सी में पैसेंजर नहीं बोला है, ड्राइवर है, टैक्सी को ड्राइवर चला रहा है, नहीं तो आप बोलोगे विदाउट ड्राइवर और पैसेंजर टैक्सी कैसे चल रही है, पैसेंजर नहीं है। तो ये जो टैक्सी है उसको आप अगर ब्रेक लगाओगे ना तो टैक्सी स्टॉप होता है एट डिस्टेंस डी, तो मैंने डिस्टेंस डी पे स्टॉप कर दिया। अभी सेकेंड सिनेरियो में क्या किया है, हम लोगों ने पैसेंजर का वेट ऐड किया है, तो मतलब 40% ऐड हो गया ओरिजिनल वेट में। चलो ओरिजिनल वेट को m कंसीडर करते हैं, भाई दूसरा कोई है नहीं तो m कंसीडर किया। अभी इस m में 40% ऐड हुआ, बराबर ना, तो अगर समझो m में 40% ऐड हुआ, सो दैट मीन्स इट विल बी m डैश इक्वल्स टू m प्लस 40% ऑफ m, ओरिजिनल मास का 40%। अगर आप इसमें से m कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, 40% का 0.4 बचेगा, आपको मिलेगा 1.4। बट ये सब मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं, बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो याद रखो, अगर परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है तो समझो कोई 40% बोला है, तो 40% क्या हुआ 0.4, उस 0.4 को 1 में ऐड कर दो तो 1.4 डायरेक्टली। अगर समझो डिक्रीज हो रहा है तो 40% से डिक्रीज हुआ, 40% मतलब कितना 0.4, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा ही करना है। अभी 30% से इंक्रीज बोला 0.3, 30% से डिक्रीज बोला 0.3, सब्ट्रैक्ट ऐड, जस्ट कन्वर्ट करो पॉइंट के टर्म्स में, तो आपको 1.4 मिल गया आंसर। तो इसका मास क्या हुआ रे, इसका मास हुआ 1.4 टाइम्स m हुई गवा, और नया वाला डिस्टेंस हो जाएगा d डैश। तो मुझे d डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ d ऑप्शन में, करेक्ट ना। और ना दोनों का स्टॉपिंग वेलोसिटी जो है ना, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस एट वेलोसिटी u, हाँ मतलब दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस u है और दोनों का रिटार्डेशन, सॉरी स्टॉपिंग इनिशियल वेलोसिटी u है एंड दोनों का रिटार्डेशन भी सेम है, सारी चीजें सेम है, खाली मास ज्यादा है। खाली क्या है, मास ज्यादा। अरे बट मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर मोमेंटम ज्यादा है तो रुकने के लिए टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, टाइम या डिस्टेंस भी तो ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। सो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कम डिस्टेंस बता रहा है, दैट इज 1/1.4 टाइम्स डी। तो मैंने डी ऑप्शन को तो उड़ा ही दिया। ओके, अभी 3 ऑप्शन पॉसिबल है और मुझे पता है उसमें से 1.4 आने ही वाला है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है 3 ऑप्शन में, बट इसके ऊपर मैं और कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो अभी मैं सॉल्विंग करना चालू करता हूं। ओके, अभी देखो v इक्वल्स टू, या फिर वी कैन यूज वन इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स जिसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम का कुछ डेटा नहीं है। सो लेट्स से फर्स्ट केस के लिए, दिस इज द फर्स्ट केस डियर्स, है ना, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a। सर why माइनस, बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन। लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड इज d ना, मैं यूजुअली s लिखता हूं, इन्होंने d बोला है ना, इसीलिए d चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अभी v का वैल्यू 0 है, u स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं, मेरे को नहीं, तेरे को नहीं, सबको नहीं, तो ये 2ad को ये साइड लेके जाते हैं, तो 2ad ये साइड आ गई, हमें u स्क्वायर मिला, बराबर ना। अभी देखो d का वैल्यू क्या आया, u स्क्वायर अपॉन 2a, हो गया ना, कितना इजी है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना u2 ये सब कांस्टेंट है, तो बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक सारी की सारी चीजें कांस्टेंट आनी चाहिए थी,
बट ऐसा नहीं होता। एक काम करते हैं हम लोग ना डी को ऐसे टर्म्स में लाते हैं कि हम लोग उसको बदल सके, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें कांस्टेंट आ रही है। चलो तो इसको उड़ा देते हैं, उड़ाओ, चल निकल। ओके, अभी इजी वे में जाते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा इधर से? सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2d। मैजिक। Let's erase it and let's write it at some new location. हाँ, तो एक्सेलरेशन हो गया u स्क्वायर, जस्ट इग्नोर दिस मैजिक, u स्क्वायर अपॉन 2d लिखा मैंने। ओके, अभी सीन क्या है, मुझे ना मास के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मुझे डेटा किसके टर्म्स में वेरी होता हुआ दिख रहा है, मास के टर्म्स में। सो आई कैन यूज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स विल बी ma। I can put a now and I will get F equals to mu square upon 2d। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा? लेट्स कॉल इट एज F डैश, या फिर उसको F डैश बोलेंगे, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स तो वैसे भी सेम रहेगा क्योंकि डिसेलरेशन सेम है। ओके, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट इन बेटर वे। और क्या कर सकते हैं हम लोग? F इक्वल्स टू mu स्क्वायर अपॉन 2d लिखा, फिर हम मास को अल्टर करके देखते हैं। अभी सेकंड केस के लिए क्या हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ओके, तो मास के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स सेम रहेगा, इसीलिए रिटार्डिंग फोर्स सेम है। सो F डैश विल बी m डैश u स्क्वायर अपॉन 2d डैश, है ना। F डैश का वैल्यू जाने दो, अभी m डैश का वैल्यू क्या है? 1.4 टाइम्स m, तो उसको मैंने नोट डाउन किया, अपॉन ये हो गया 2d डैश। अभी क्या करना है आपको, सिंस f और f डैश का वैल्यू सेम है, आपको इनको इक्वेट करना है। सो f इक्वल्स टू f डैश इक्वेट किया, सो ये क्या हुआ, mu स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल्स टू 1.4 mu स्क्वायर अपॉन 2d डैश। इसके आगे बहुत ही डेंजरस कैलकुलेशन है, देखो कितना डेंजर है, देखो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई d डैश इज इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स d। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1.4 टाइम्स d। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट सॉल्विंग करने के बाद एकदम इजी लगा, है ना। लेट्स सॉल्व। अच्छा एक और चीज, ये जो लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आपने नोटिस किया होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी थोड़ा डायग्राम का हेल्प लिया, तो उसके पहले तो डेफिनेटली डायग्राम ड्रॉ किया। तो क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं समझ रहा है, आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स का हेल्प लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is dropped from height h, it hits the ground with certain momentum p। अगर height और if the same stone is dropped from height 100% more than the previous height, तो एक पत्थर था, वो पत्थर किसी ने मारा तो कितने हाइट पे गिरा, h1। अभी हम लोगों को बोला है कि नया वाला हाइट कितने हाइट से बढ़ा, 100%। क्या ट्रिक बोला था मैंने, इंक्रीज हो रहा है तो 1 प्लस आएगा। ओके, कितने परसेंट से, 100%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सॉरी पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो 100% मतलब 100 अपॉन 100, दैट विल बी 1। क्या होगा, 100% मतलब 100 अपॉन 100। अगर 80% होता तो सर 80 अपॉन 100 तो 0.8, तो 100 अपॉन 100 क्या छे, 1 छे, तो 1 लिखा इंटू h1, तो मिल गया ना शॉर्टकट रे। h2 क्या हो रहा है, h2 डबल हो रहा है। फिर क्या करना है, आपको मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। तो उसके लिए आपको मोमेंटम एंड हाइट का रिलेशन मालूम होना चाहिए, विच इज p इक्वल्स टू, अच्छा मैं डायरेक्टली बता दूं, mv होता है। और अगर समझो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है या फिर फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल का वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था इन द टॉपिक मोशन इन प्लेन। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाइए और वीडियो देखिए। अभी m कांस्टेंट, √2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, वी कैन से p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h है, तो आपका जो p2 आएगा वो √2 टाइम्स p1 आएगा। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि h2 कैसे रिलेटेड है, 2 टाइम्स h1। जिसको ये शॉर्टकट नहीं समझा उसके लिए, अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो 1/2 का 1/2 करती है, तो दैट मींस p1 बाय p2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2। रूट को नहीं भूलना है, रूट को नहीं भूलना है, इज अ वेरी गुड बैट्समैन। नाउ p1 का वैल्यू
आपको दिया है ऐसे, P2 का वैल्यू क्या दिया है 2 टाइम्स P1 लिखा भाई मैंने, आगे देखो P1 का वैल्यू कुछ भी लिखा है सर आपने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बराबर है तुम लोगों का, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो जज्बात में हम लोग कभी कभी बह जाते हैं ना, वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1, यहाँ पे हो जाएगा P2, यहाँ पे हो जाएगा H1, और H2 का वैल्यू बोला है 2 टाइम्स H1, H1 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे, P2 क्या हो जाएगा √2 टाइम्स P1। क्या लिखा है मैंने इधर, सेम चीज लिखी है ना। तो आपके ऊपर, आपको शॉर्टकट मारना है तो शॉर्टकट मारना सीखो ना रे। अभी देखो √2 टाइम्स P1 मतलब क्या हो गया, कितना हो गया ये 1 पॉइंट, अभी √2 का वैल्यू सबको पता है 1.41 बराबर। अभी अगर आपको याद है जब 100% से इंक्रीज हुआ था तो हम लोगों ने 1 प्लस किया था, तो ये भी इंक्रीज होगा ना, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी 1 प्लस से कुछ इंक्रीज हुआ होगा। तो कितने से इंक्रीज हुआ वो निकालने के लिए जो भी आपका फैक्टर आया है ना उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया 0.41, इंटू 100 करोगे तो आंसर क्या होगा 41%। हुआ ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, a 10 kg stone is suspended by a rope of breaking strength 30 kg weight. What is the minimum time in which the stone can be raised through the height of 10 meter? तो अपने पास एक पत्थर है, these guys are very interested in stones, okay? तो ये एक 10 kg का स्टोन है, और इस 10 kg के स्टोन को हम लोगों ने, अरे बाप रे रोप थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, बट इस पर्टिकुलर स्टोन को वी हैव अटैच्ड विद सम काइंड ऑफ रोप, ओके। तो जो टेंशन डेवलप होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करने का काम करता है। क्या करने का, पुल। तो हम लोग 10 kg के स्टोन को अगर पुल करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर आपका एक फोर्स नीचे की तरफ होगा, दैट विल बी नथिंग बट mg, इन आवर केस इट विल बी 10g, ओके। और एक बोला है इट इज रेज्ड, रेज्ड बोला है ना, रेज्ड, रेज मतलब ऊपर दिया है, तो हमने एक्सेलरेट किया है, ओके। तो ये एक्सेलरेशन हमें बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है, बट हमें निकालना पड़ेगा, इतना तो पक्का है, क्योंकि उन्होंने टेंशन दिया है ना आपको। टेंशन कितना प्रोवाइडेड है 30 kg वेट, तो उसको कन्वर्ट करो 30 इंटू 10 विच इज 300 न्यूटन, मतलब mg होता है ना इसीलिए, तो ये t हो गया। फिर सेकेंड चीज आपका वेट है जो कि mg है, mg कितना हो जाएगा 10g विच इज 10 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 100। आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन दैट, डायरेक्टली तुमको बोलता 100 न्यूटन तो तुम लोग तो स्मार्ट हो रहे, ऐसे पकड़ लेते उसको, ठीक है। अभी क्या होता है, एक ट्रिक याद रखो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या बोला मैंने, मेरे पीछे बोलो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड एक्सेलरेशन देते हैं तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय रो, तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वो होता है mg डैश, और g डैश होता है g प्लस a। ये कब पॉसिबल है, अपवर्ड एक्सेलरेशन के वक्त, तो मतलब g डैश g प्लस a, ये कब पॉसिबल है, अपवर्ड एक्सेलरेशन। और g डैश इक्वल्स टू g माइनस a, ये कब पॉसिबल है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। थोड़ी ये चीजें नोट डाउन कर दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी आजकल नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके कर रहे हो, ओके। तो आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, इसे कहीं पे नोट डाउन किया है, नहीं तो पॉज करके रिकैप करके फिर से देखो। अभी क्या होता है, ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन, जो हम लोग, सॉरी अभी तक मिला नहीं, अभी मिलेगा, तो ये t हो गया। अभी देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना t का वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज 300, m का वैल्यू, mg का वैल्यू 100 है, बट m का वैल्यू क्या होगा 10, g का वैल्यू 10, a का वैल्यू अननोन, तो ये 0, ये 0 कट। फिर ये हो जाएगा 30 माइनस 10, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ज्यादा हुआ ये एक्सेलरेशन, ओके। तो दैट मीन्स 10 मीटर वो एकदम फास्ट जाएगा, इतना तो मेरे को पक्का समझ गया है। अभी कितना फास्ट वो आई कांट टेल यू, बट टाइम कम ही आएगा। अभी कैसे निकालोगे टाइम को, क्योंकि आपके पास s अवेलेबल है, नाउ यू हैव s विच इज गिवन एक्चुअली 10 मीटर, you have acceleration which you have found out, and then you have any other data, no, आपको टाइम निकालना है। अरे तो ऐसा इक्वेशन ढूंढ जिसमें s है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और सब है, u 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो हाफ इंटू a का वैल्यू 20 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर वो तो निकालना है, s का वैल्यू दैट इज 10। ओ वाव, ओ वाव,
क्या इजी कैलकुलेशन, टी स्क्वायर बचा 1। तो टाइम को अगर आपने यहाँ पे +-1 बोला तो फटके खाओगे। पता है क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। नहीं तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट, अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो +- होता है, हमने स्कूल में पढ़ा था, वो पता है, बट नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, हेंस द टाइम विल बी 1 सेकेंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 5 kg starts from origin with an initial velocity। तो लिखा मैंने u को 30i प्लस 40j, लिखा। फिर बोला है कांस्टेंट फोर्स, ओहो, लेट्स राइट इट आउट, -6i माइनस 5j, लिखा। आगे बोलो। Okay, now act on the body, then the time in which the y component of velocity becomes 0। तो y component मतलब velocity at y should be 0, so why should I think about x when they want us to talk about y? समझा? Why should you think about y when they want us to talk about y? नहीं समझा तो इग्नोर करो। आपको y के बारे में सोचना है तो x के बारे में क्यों बात करें? करेक्ट? तो x वाले कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। व्हाट विल बी वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, जो भी j के साथ होगा, अगेन स्केलर वेक्टर का लॉजिक। व्हाट विल बी फोर्स अलोंग y, मैग्नीट्यूड, दैट इज -5 न्यूटन। अभी गाइस इसको यूज करो अपने बेनिफिट के लिए। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचो। आपको वेलोसिटी का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपको टाइम निकालना है। सो मेरे दिमाग में आता है v इक्वल्स टू u, वेलोसिटी 0 हो रहा है मतलब रिटार्डेशन, ay इंटू टी। अच्छा vy का वैल्यू 0, uy का वैल्यू, अच्छा पहले इसको ay को प्लस ही रखते हैं क्योंकि वैसे भी रिटार्डेशन आएगा ही, क्योंकि फोर्स यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है मुझे, तो मेरे को ज्यादा चांसेस लगते हैं इसके। ठीक है, तो अभी देखो ये 0 हो गया, uy का वैल्यू 40 है। अभी ay का प्रॉब्लम है, बट ay निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है रे। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है। तो फोर्स तो -5 है और मास भी क्या है 5, -5 अपॉन 5 इज -1। इसीलिए मैंने वहां पे माइनस नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया फिर उधर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता और आंसर मैच ही नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये -1 हो गया इंटू टी। तो t विल बी इक्वल्स टू 40 सेकेंड। कितने इजीली आ गया देखो क्वेश्चन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको स्केलर वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना कितना है? समझ रहे हैं ना? तो पढ़ो उसको भी, उसको इग्नोर मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय द इक्वेशन F इक्वल्स टू 600 -2 इंटू 10⁵ इंटू टी। अच्छा, जहां पे फोर्स न्यूटन में है, टी सेकेंड में है। ओके, the force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel। तो समझो this is your gun। okay, I don't know which kind of gun is it। पबजी के गन्स बोलना चालू करोगे मन में, है ना? तो समझो एक गन है अपने पास एंड उस गन से एक बुलेट फायर हुआ है। जैसे ही बुलेट बाहर निकलता है, एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन माय डियर्स, फोर्स का वैल्यू 0 है। सो कैन वी यूज दैट फोर्स का इक्वेशन टू फाइंड आउट टाइम, कि उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया यहाँ पे, क्यों ना वो किया जाए। सो अगर मैं फोर्स के इक्वेशन को 0 ले लूंगा तो दिस विल बिकम 0, 600 -2 इंटू 10⁵ टी। वो लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 600, फिर 2 कट हो जाएगा, t विल बी इक्वल्स टू 300 अपॉन 10⁵। 10⁵ ऊपर आके क्या हो जाएगा? -5। और अगर आप इसको और एडजस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁻³ सो दिस इज द टाइम इन्वॉल्व। ओके, तो इतने टाइम में क्या हो रहा है? बुलेट बाहर आ रहा है। आपको बोला है कि व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बुलेट। अभी इंपल्स के दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम एंड अनदर फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अभी अगर मुझे समझो इंपल्स निकालना है, वो एंड स्टेप है ना अपना, तो इंपल्स विल बी फोर्स, दैट इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम। टाइम तो अपने पास अभी अवेलेबल हो गया, प्रॉब्लम है एवरेज फोर्स का। एक फोर्स तो अपने को पता है क्या है, एक फोर्स कितना है? 0 है, तो मेरा F2 हो जाएगा 0। बट जब बुलेट गन के अंदर था तभी तो उसके ऊपर फोर्स होगा ना। फोर्स 0 कब हो रहा है? जब वो बैरल के बाहर जा रहा है। अभी जा रहा है क्या? नहीं, अभी F1 में है, तो मुझे F1 निकालना है। कैसे निकालोगे? जब F1 की बात होगी तो टाइम 0 है, क्योंकि तब वो लोकेशन पे देखो टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो वो लोकेशन पे टाइम 0 है। फॉर F1 वी कैन पुट
टाइम इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैं टाइम को 0 पुट करता हूं मेरा इक्वेशन हो जाता है f इक्वल्स टू 600 माइनस 2 इंटू, अरे ये सब क्यों लिख रहा हूं रे, वैसे भी वो 0 हो रहा है, तो f1 हो जाएगा 600। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट एवरेज फोर्स? बच्चा बच्चा जानता है एवरेज होता है दो चीजों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, विच इज नथिंग बट 600 प्लस 0 अपॉन 2 विच इज 300। तो इम्पल्स क्या हुआ 300 इंटू टाइम 3। अभी मैं सब सॉल्व नहीं करूंगा, 3 3 जा 9, 9 वाला एक ही ऑप्शन है 0.9। दिस इज हाउ वी सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपने क्या देखा, इम्पल्स कैसे यूज करते हैं, न्यूटन का लॉ जैसे F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी उसको कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड हुआ तो क्या करना है, डाउनवर्ड हुआ तो क्या करना है, वो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन करो और उसको यूटिलाइज करो। Have a good day. Bye bye. Take care. Don't forget to like, share and subscribe our channel.